हिंदी का पेपर देने वाले हो तो उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यार बच्चों, पूरे किताब का बस मात्र आप लोगों को 15 टॉपिक ही आप लोगों को पढ़ना है। हिंदी बहुत भारी चीज नहीं होती है, 10 दिन का कोर्स है, 10 दिन में आप चाहोगे तो पढ़ के 95% नंबर आप ला सकते हो हिंदी में, क्योंकि आधे से अधिक चीजें क्या होती है हिंदी में फिक्स होती है। मेरे प्यार बच्चों, 15 ही टॉपिक ऐसे हैं जो कि आप लोगों को पढ़ना है। जितना भी समय बचा है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में आप चाहोगे तो इस टॉपिक को कवर कर पाओगे। पूरे के पूरे टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूं। पेपर में 100% ही आप लोगों को प्रश्न आएंगे, इससे बाहर पेपर आप लोगों को नहीं बनेगा, इस बात की गारंटी लेता हूं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मेरे प्यार बच्चों, इस बार आप लोगों को 95% लेकर आना है, क्योंकि हिंदी का पहला पेपर है और पहला पेपर में आप लोगों को जब 70 में 70 नंबर लेकर आओगे तब जाके आप लोग अच्छे स्कोर कर पाओगे। आपका जो हौसला है वो बढ़ेगा। ये पहले ही पेपर आप लोगों को खराब हो जाएगा तो आगे का पेपर भी आप लोगों को खराब होता चला जाएगा। तो पहला पेपर हिंदी का है, फोड़ के आओगे 70 में 70 नंबर, इस बात की गारंटी लेता हूं। है क्या, कुछ नहीं है मेरे प्यार बच्चों। 2 सेक्शन में आप लोगों को बटा होता है, 2 सेक्शन में। सेक्शन 1 में जो खंड अ आता है, खंड अ में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, 20 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसे बोलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। ये 20 नंबर के बहुविकल्पीय कहां से बनते हैं? बिल्कुल आसान है। 10 नंबर के तो 2 टॉपिक से बनता है। 10 नंबर का तो बस मात्र 2 टॉपिक आप तैयार कर लो। पहला हिंदी के गद्य, जिसमें आपके शुक्ल युग आएगा और शुक्लोत्तर युग। क्या पढ़ना है इसमें? तो शुक्ल युग के रचनाकार के नामों का पढ़ना है, शुक्लोत्तर के रचनाकारों के नाम पढ़ना है, शुक्ल युग की समय अवधि पूछना है, शुक्लोत्तर के समय अवधि, कुछ रचनाओं के इंपोर्टेंट रचनाओं के नाम है। मैं आप लोगों को टोटल 50 प्रश्न करा दूंगा। पूरा का पूरा ये आप लोगों को टॉपिक ही क्या हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। 50 टॉपिक करा दूंगा, उसको याद कर लोगे। 25 टॉपिक किससे, 25 टॉपिक किससे, दोनों क्लियर हो जाएंगे। दूसरा है हिंदी पद। हिंदी पद में क्या आता है? रीतिकाल एवं आधुनिक काल आता है। सेम वही, रीतिकाल की काल अवधि, आधुनिक काल की काल अवधि, उनके रचनाओं के नाम, उनके जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो चीजें। टोटल अगर हम बात करें तो हिंदी गद्य और हिंदी पद के टोटल अगर 50 प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 प्रश्न अगर आपको तैयार हो गए तो ये 5-5 नंबर आप लोगों के जो है फिक्स हो गए, यहां से 10 नंबर। तो 10 नंबर देखिए बिल्कुल आसान है, सिर्फ 50 क्वेश्चन से। मेरे प्यार बच्चों, बिल्कुल आसान है। 50 प्रश्न मैं आप लोगों को बता दूंगा, पूरा का पूरा क्लियर हो गया। तो कितना आसान है आप लोगों को? 10 नंबर हिंदी गद्य और पद से। इसके बाद प्रश्न कहां से बनते हैं? और इसके बाद अगला टॉपिक आता है तीसरा। तीसरा है रस, और इसके बाद अलंकार और छंद। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, रस में करुण रस, हास्य रस, 2 ही रस आपको पढ़ के जाना है इस बार। 2 ही रस आपको पढ़ के जाना है, करुण रस, हास्य रस, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अलंकार की बात करें तो अर्थालंकार, उपमालंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षालंकार। एक चीज और बताता चलूं मैं कि रस से सिर्फ 1 नंबर के ही प्रश्न पूछेगा, या तो आपको करुण रस दे दे या हास्य रस दे दे। अलंकार की हम बात करें तो अलंकार से भी 1 नंबर का प्रश्न आएगा, या तो आपको अर्थालंकार दे दे, या उपमालंकार दे दे, या रूपक अलंकार, या उत्प्रेक्षा। लेकिन पढ़ना तो चारों पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम तो है ना कि उत्प्रेक्षा का ही पूछ देगा या रूपक का ही पूछ देगा। चारों में से किसी का पूछ सकता है, 1 नंबर का जरूर पूछेगा। छंद की अगर हम बात करें तो छंद भी आप लोगों का 1 नंबर का पूछता है। तो 3 नंबर तो यहां से क्लियर हो गया। मैं आप लोगों को इसके भी 20 या 25 क्वेश्चन बता दूंगा, तो यहां से आप लोगों के तीनों टॉपिक 3 नंबर क्या हो जाएंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। इतने आसान है नंबर लाना। चौथा जो है वो आता है हिंदी व्याकरण से, और हिंदी व्याकरण में 3 टॉपिक ऐसे हैं, जैसे उपसर्ग। उपसर्ग में 1 नंबर का प्रश्न आएगा, और इन्हीं में से पूछेगा, या तो आपको अ का पूछ ले, या तो अन का पूछ ले, या तो अधि का पूछ ले, या तो अप का पूछ ले, या तो स का पूछ ले, या तो नीर का, या तो अभी का पूछ ले, या तो परी का, या सु का। लेकिन इन्हीं में से एक पूछेगा। तो जब आपको मालूम चल गया आगे से तो याद कर लो, 1 नंबर आप लोगों का कवर हो जाएगा। फिर समास। समास में क्या टॉपिक पढ़ना है? द्वंद्व समास पढ़ना है, द्विगु समास पढ़ना है, कर्मधारय समास पढ़ना है, बहुव्रीहि समास पढ़ना है। 4 समास अगर आपको याद है उदाहरण सहित, 1 नंबर, उसको कोई रोक नहीं सकता। 1 नंबर आप लोगों का बिल्कुल पक्का है यहां से। इसके बाद तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, इन तीनों में से कोई एक ही देगा। अब वो चाहे आपसे तद्भव पूछ ले, या वो आपसे तत्सम पूछ ले, या आपसे पर्यायवाची पूछ ले, तीनों में से कोई एक ही टॉपिक देगा 1 नंबर का। तो यहां से 3 नंबर आपके क्लियर हो गए इन तीनों टॉपिक से, उपसर्ग से, समास से, और तद्भव, तत्सम और पर्यायवाची से। 3 नंबर यहां से क्लियर हुआ। ये अभी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बता रहा हूं, 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां से पूछता है। इसके बाद 50 नंबर का वर्णनात्मक प्रश्न भी आगे बताऊंगा। 5वां जो है वो संस्कृत व्याकरण से पूछता है। संस्कृत व्याकरण से 1 नंबर के प्रश्न पूछता है, वो भी सर्वनाम से। एक तद शब्द का याद कर लेना, एक युष्मद शब्द का याद कर लेना, बस इन्हीं दोनों शब्दों का सर्वनाम पूछता है 1 नंबर के लिए। तब चीजें आपकी बिल्कुल क्या है मेरे प्यारों, जो फिक्स है। बस आपको क्या करना है, पढ़ के जाना है। 10 दिन के अंदर में ही चाहोगे तो इस टॉपिक को खत्म करके 95% ला सकते हो। अगला जो टॉपिक है वो है आप लोगों का वाक्य का स्वरूप। वाक्य आपको दे देगा, पूछेगा कैसा वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, ऐसे पूछता है। 1 नंबर का प्रश्न वहां से आता है। क्लियर हो गया यहां तक? इसके बाद
प्रश्न कहां से बनते हैं? तो वाच्य से बनता है। ठीक है, वाच्य से बनता है। जैसे प्रयोग और वाच्य परिवर्तन से 1 नंबर के प्रश्न यहां से क्या होते हैं? बनते हैं। इसके बाद 8वां है पद परिचय, जिसमें विकारी और अविकारी शब्द आते हैं, 1 नंबर से यहां से बनते हैं। इसके भी मैं 10-10 प्रश्न करा दूंगा आपको, तो सारे टॉपिक क्या हो जाएंगे? क्लियर। बस इतना ही टॉपिक 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। पूरा का पूरा टॉपिक मैंने आप लोगों को बता दिया, पूरे के पूरे टॉपिक को मैंने अच्छे तरीके से बता दिया। अब देखिए क्या होता है, आपके पेपर में मुलाकात होगी प्रश्न नंबर 21 से। प्रश्न नंबर 21, 20 तो ऑब्जेक्टिव रहेगा, इसके बाद प्रश्न नंबर 21 आएगा। प्रश्न नंबर 21 महत्वपूर्ण गद्यांश, और गद्यांश कितने नंबर के लिए? 6 नंबर के लिए पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 6 नंबर के लिए गद्यांश। क्या सभी गद्यांश पढ़ना है? नहीं, मात्र 3 चैप्टर आपको बता रहा हूं, इन्हीं तीनों चैप्टरों को पढ़ के जाना है आप लोगों को। पहला है मित्रता, दूसरा है ममता, तीसरा है भारतीय संस्कृति। बस मात्र 3 ही ऐसे चैप्टर हैं। इन तीनों चैप्टर के जितने भी गद्यांश हैं, ये सारे गद्यांश इंपॉर्टेंट है और सभी पढ़ के जाना है, कि इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। इन्हीं चैप्टरों का अगर हम बात करें, 90% इन्हीं चैप्टरों का आता है। बाई चांस से काटे 10% किसी चैप्टर का दे देता है, लेकिन 90% जो है इन्हीं चैप्टरों से आता है। इस बात को मान के चलो। इसके बाद अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 22, तो प्रश्न नंबर 22 भी 6 नंबर का है, लेकिन यहाँ पे महत्वपूर्ण पद्यांश है। गद्यांश भी 6 नंबर का आता है, और इधर आपका पद्यांश भी कितने नंबर के लिए आता है? 6 नंबर के लिए आता है। तो क्या किन लोगों का पढ़ना है? तो सूरदास जी का, तुलसीदास जी का, राम नरेश त्रिपाठी, इन्हीं तीनों कवियों का जो आप लोगों का पद्यांश है, सारे पद्यांश इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं लोगों का याद करके जाना है। जितना समय बचा इन्हीं लोगों को याद करके जाना है। बाकी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन लोगों का करा दूंगा, आप करके चले जाना, बस हो गया। आप लोगों का 6 नंबर यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ये ध्यान दीजिए, 23वां प्रश्न, संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश। गद्यांश संस्कृत का 5 नंबर का पूछता है, और संस्कृत का पद्यांश भी 5 नंबर का है। टोटल 10 नंबर के प्रश्न बनते हैं, और दोनों के लिए एक ही चैप्टर होता है। वाराणसी चैप्टर, वीर विन पूजते, भारतीय संस्कृति और प्रबुद्धो ग्रामीण, ये 4 ऐसे चैप्टर है मेरे प्यारों। इन्हीं चारों चैप्टर के गद्यांश भी आता है, और इन्हीं चारों चैप्टर के पद्यांश भी आता है। गद्यांश और पद्यांश के लिए क्या है? चारों चैप्टर सेम ही है। तो अगर इन चारों चैप्टर के गद्यांश और पद्यांश आपको क्लियर है, आंख बंद करके मेरे प्यारों एग्जाम में सारे प्रश्न करके चले आओगे, 10 नंबर यहां से बिल्कुल फिक्स है। बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, 10 दिन का ही कोर्स है। 10 दिन अगर मन से पढ़ दोगे तो हिंदी में 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता है, बता देता हूं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला चर्चा कर लेते हैं। ये तो फ्री के ही नंबर आप ले जाओगे, क्योंकि सारे बच्चों को याद होगा। प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26 में क वाला प्रश्न देखने को मिलेगा आपको, कि जीवन परिचय लिखिए, वो भी लेखक का। तो लेखक का जीवन परिचय कितने नंबर के लिए था? 5 नंबर का। कोई शायद ही ऐसा व्यक्ति होगा, लड़का होगा, जो उसको जीवन परिचय ना मालूम हो इस समय। 3 ही जीवन परिचय आपको याद करना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, जयशंकर प्रसाद जी का, चार रामचंद्र शुक्ल। यही तीनों लोग इंपॉर्टेंट है। क्या तीनों करने होते हैं? नहीं, एक ही तो करना होता है। अगर 3 याद किए हो तो तीनों में से कोई ना कोई एक तो मिल ही जाएगा, और तीनों में से एक करोगे 5 नंबर मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, 5 नंबर ऐसे मिलता है 3 + 2। 3 नंबर तो आपको परिचय पे मिलेगा, जीवन परिचय पे, और 2 नंबर रचना पे। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि रचना बहुत इंपॉर्टेंट है। रचना आप याद करके जाना, क्योंकि रचना लिखना पड़ेगा। रचना नहीं लिखोगे तो 2 नंबर आपको नहीं दिया जाएगा। तो रचना आपको लिख के ही आना है, इतना बात आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं, तो 26 का ख, जीवन परिचय ये भी है, लेकिन कवि का, ये भी कितने नंबर का है? वही 5 नंबर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 5 नंबर का ही होता है। किनका याद करके जाना है आपको? गोस्वामी तुलसीदास जी का। चलिए, तो सुमित्रानंद पंत, तीसरा महाकवि सूरदास। वही चीज, सेम चीज है, 5 नंबर का पूछेगा। 3 + 2 का रेशियो चलता है। 3 नंबर जीवन परिचय मिलेगा, और 2 नंबर रचना पे। इसलिए मैं कह रहा हूं रचना पे ज्यादा फोकस करना आप लोगों को। तो भाई यहाँ पे लेखक का भी और कवि का दोनों मैंने अच्छे तरीके से बता दिया। हाँ, 2 नंबर फ्री में ले जाओ यहां से, क्योंकि 2 नंबर फ्री के मिलते हैं यहां से श्लोक से। श्लोक आपकी एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। चलिए उसको नोट कर लीजिए। तो 2 नंबर के श्लोक पूछता है, कौन सा श्लोक याद करके जाना है? 2 बता देता हूं, आप चाहोगे तो अलग से भी याद कर सकते हो, ये नहीं कि यही याद करना है, लेकिन आसान तो मुझको यही लगता है। पहला है कि बंधम मरणम वापी जयो वापी पराजय, उभयत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता। देखिए कितना सिंपल है, तुरंत याद हो गया। दूसरा इसको याद कर लेना, सर्वे भवन्ति सुखिनम सर्वे संतु निराम्या सर्वे भद्राणु पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत। ये दूसरा हो गया। तो 2 अगर श्लोक आपको याद है तो 2 नंबर आप लोग बिल्कुल आसानी से क्या कर लोगे? पक्का कर लोगे। क्लियर है? आप लोगों को समझ में आ रहा है सारी चीजें? बिल्कुल आसान होता है मेरे प्यारों को हिंदी में नंबर लाना, बस आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ के जाना है। अब अगला टॉपिक है जो सबसे ज्यादा हिंदी में अगर सबसे ज्यादा मार्क्स का पूछा जाता है तो यही टॉपिक है, जिसे बोलते हैं निबंध। बोलेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 7 नंबर के लिए निबंध है। आपके एग्जाम में 5 निबंध आएंगे। ठीक है, पहला स्वच्छ भारत अभियान,
दूसरा है विज्ञान वरदान या अभिशाप, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इसके बाद बढ़ती जनसंख्या कारण और निवारण, ये भी इंपोर्टेंट है। बात करें तो पांचों ही इंपोर्टेंट है। आतंकवादी की समस्या और समाधान इंपोर्टेंट है, ये वाला भी इंपोर्टेंट ही है। तो पांचों को मैंने इंपोर्टेंट लिख दिया और पांचों याद करके आपको जाने हैं। तो क्या पांचों करके आओगे? नहीं, पांच में से तो कोई एक ही करना होगा ना, तो एक बार पूरा देख लेना अच्छे तरीके से। आपको बता दूं कि निबंध में कुछ लिखो या ना लिखो, दो हेडिंग हमेशा लिखना। पहली हेडिंग प्रस्तावना आपकी होनी ही चाहिए। पहली हेडिंग प्रस्तावना सही सही लिखना और लास्ट हेडिंग उपसंहार सही से लिखना। ठीक है, ये दो हेडिंग अगर आपने सही लिखा है तो आपके मार्क्स जरूर से जरूर मिलेंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो पहले हेडिंग प्रस्तावना सही से लिख देते हो, लास्ट हेडिंग उपसंहार, तो काम बन जाएगा आपका निबंध में। लेकिन पांचों निबंध एक बार पढ़ के जरूर जाना, क्योंकि निबंध पढ़े रहोगे तभी तो भी बनाकर लिखोगे। अगर पढ़े ही नहीं रहोगे तो बना के भी नहीं लिख पाओगे आप। तो एक बार पढ़ लेना, कम से कम इन चीजों के बारे में जानकारी हो जाएगी तो बनाकर भी आप लिख पाओगे। चलिए, तीसरा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, एक टॉपिक पत्र लेखन। क्या देखने को मिलेगा? पत्र लेखन मेरे प्यारे बच्चों। पत्र लेखन बोलेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक को पत्र लेखन लिखिए। 4 नंबर के लिए पत्र लेखन आता है। देखिए, पत्र लेखन 3 टाइप के पूछे जाते हैं, तीनों टाइप में डिस्कस कर देता हूं, आप याद कर लेना। एक होता है नियुक्ति आवेदन पत्र। दूसरा टाइप होता है कि बैंक से किसी व्यवसाय के लिए अगर ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र। और तीसरा है कि अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। तो 3 टाइप के यहाँ पे पत्र लेखन पूछा जाता है, कोई भी दे सकता है। तो तीनों टॉपिक आपके तैयार होने चाहिए पत्र लेखन में, और 4 नंबर यहां से फ्री में नंबर ले जाना। देखिए मेरे प्यारों, जो पत्र लेखन को रट्टा नहीं मारा जाता है, पत्र लेखन को स्ट्रक्चर मालूम किया जाता है। स्ट्रक्चर मतलब कि रूपरेखा, वो उसे कैसे लिखा जाता है, ये तरीका सीखना होता है। अगर वो तरीका आप सीख लोगे तो समझिए कि दुनिया का कोई भी पत्र लेखन आएगा उसको आप बना के लिख पाओगे। तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, देख लेना, पत्र लेखन कैसे लिखें बाई सम्राट अकेडमी, आपको मालूम चल जाएगा। स्ट्रक्चर बस आप मालूम कर लो, बाकी आप बनाकर लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। क्योंकि एग्जामिनर स्ट्रक्चर पे ध्यान देता है, ना कि पूरा टॉपिक पढ़ता है वो। तो ये बात आप ध्यान में रखते चलिएगा। इसके बाद मेरे प्यारों, जो ये टॉपिक याद रखिए, ये तो डिस्ट्रिक्ट वाइज आता है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में से प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। एक खंड काव्य 3 नंबर के लिए आता है। तो जिला वाइज आता है, आपके जिला में जो पूछा जाएगा वही आपको करना है, दूसरा कर दोगे 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। तो देख लेना क्वेश्चन बैंक में कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा पूछा जाता है। वैसे तो बहुत सारे हैं, कितना जिक्र करूं मैं, चलिए जिक्र कर ही देता हूं, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुक्ति दूत, इसके बाद ज्योति जवाहर, इसके बाद मेवाड़ मुकुट। 3 तो यही हो गए। 3 के बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अग्रपूजा भी है, जय सुभाष भी है, इधर आपका मातृभूमि भी है, इधर नीचे कर्ण आपको दिया हुआ है, फिर कर्मवीर दिया हुआ है, तुमुल दिया हुआ है। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज सबके अलग अलग आते हैं। तो यही था मेरे प्यारे बच्चों 15 टॉपिक। क्या बिल्कुल आसान नहीं लगा आप लोगों को? मुझे बेहद आसान लगा, आपको भी लगा होगा कि 15 टॉपिक बस मात्र 10 दिन का कोर्स है, अगर उसको हम तैयार कर लेते हैं क्या 95% आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।